नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिजीत चावड़ा जी। अभिजीत चावड़ा जी से आप परिचित हैं, बहुत दिनों से हमारे साथ ऑनलाइन नहीं आए हैं। हालाँकि वो जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट में आप थे और आपने उनको देखा होगा। तो अब अभिजीत जी स्वागत है आपका। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारा जो ऑनलाइन धर्मापण मर्चेंडाइज स्टोर है, उस पर भी अवश्य जाएँ और वहाँ उपलब्ध वस्तुओं का अवलोकन करें। अभिजीत जी, ये इमरान खान ज़िंदा है या मर गया? या कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्या कैसे देखते हैं इसको? जी सर, इमरान खान एक्चुअली अभी हमारे लिए तो इर्रेलेवेंट है, जब से उनका आउस्टर हुआ 2022 के वर्ष में। क्या वो ज़िंदा है, क्या वो मृत अवस्था में है, वो तो हम जानते नहीं हैं। अभी कुछ अफ़वाहें चल रही हैं, रूमर्स चल रहे हैं। अफ़गान मीडिया से रूमर्स आए हैं, पाकिस्तान मीडिया से भी उसके बाद रूमर्स आए हैं कि शायद उनका देहांत हो गया, शायद उनका मर्डर कर दिया पाकिस्तानी डिक्टेटरशिप ने, पाकिस्तानी रेजिम ने। तो क्या सिचुएशन है वो तो हम जानते नहीं है, लेकिन इस न्यूज़, इस अफ़वाह और इस न्यूज़ के कारण बहुत तनाव हो गया पाकिस्तान के अंदर अभी। और उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके तहरीक-ए-इस्लाम, तहरीक-ए-इंसाफ जो भी पार्टी है उनकी, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो अभी काफ़ी टेंस है। तो पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकता है, लेकिन एज़ फार एज़ आई कैन टेल यू, मुझे कोई ऐसा क्लियर पता नहीं है कि वो ज़िंदा है या मर गए हैं। पहले भी ऐसा हो चुका हुआ है इन द पास्ट, के अफ़वाहें आई है कि उनके साथ ये हो गया, वो हो गया, उनकी उनकी डेथ हो गई। लेकिन वी डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इज़। पॉसिबल मर गए होंगे, मार दिया होगा उनको, पॉसिबल, लेकिन पता नहीं। हाँ, तो मार दिया होगा तो दैट इज़ बेटर फॉर इंडिया ना, क्योंकि वो झगड़ा आपस में ज़्यादा हो जाएगा फिर। हमारे लिए तो अच्छा ही है, पाकिस्तान में जितना भी डिस्टेबलाइज़ेशन हो। देखिए, इमरान खान कोई हमारे मित्र नहीं थे। ही हाँ, वाज़ एन बिल्कुल एनिमी सही ऑफ बात इंडिया। है। यस, बिल्कुल यस। भी हमारे मित्र नहीं थे। जी, स्वॉर्न एनिमी। बिल्कुल। उनका तो जो स्वॉर्न एनिमी ऑफ इंडिया। इलेक्शन स्लोगन ही यही था कि भारत का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो हमारे दुश्मन ही थे, और अगर उनका देहांत हो गया है तो ओके, इट डज़न्ट रियली अफेक्ट अस। अगर ऐसा हुआ है और पाकिस्तान में डिस्टेबलाइज़ेशन होता है बिकॉज़ ऑफ दिस सिचुएशन, देन मेबी वी शुड लुक इनटू परहैप्स इसका कैसे हम फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि द लॉन्गर पाकिस्तान एक्सिस्ट्स फॉर अस, इट इज़ अ प्रॉब्लम। तो डेफिनिटली अगर ऐसा हुआ है तो वी शुड लुक टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। यस। और वैसे भी अफ़गानिस्तान वालों ने तो इनकी ऐसी-तैसी कर ही रखी है। पश्तून ने कर रखी है, टीटीपी ने कर रखी है, आपके बलोच ग्रुप्स ने, बीआरएस ने कर रखी है। तो अब तो राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ही कह रहे हैं कि भाई सिंध तो हम कभी भी ले सकते हैं, बॉर्डर्स कैन चेंज। हाँ। नॉट ओनली दैट, वेस्टर्न आर्मी कमांडर इज आल्सो सेइंग कि भाई जब तक हम इनकी टेरिटरी ऑक्यूपाई नहीं करेंगे तो ये मानेंगे ही नहीं कि हम हारे हैं। जी, बिल्कुल, ये बात सच है कि देखिए, अगर युद्ध होता है, लेट्स से इंडिया पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे हमारा ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, 3-4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें हमारे पास क्लियर वीडियो एविडेंस है कि वी हैव डिस्ट्रॉयड देयर एयर बेसेस और बहुत सारा उनको नुकसान पहुँचाया है। लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ टेरिटरी डज़न्ट चेंज, यू हैवंट रियली वन। देखिए, युद्ध का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्लियर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, क्लियर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव टिपिकली इज चेंज ऑफ टेरिटरी। वी शुड गेन टेरिटरी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी युद्ध होता है, इट इट मेक सेंस कि हमें टेरिटरी लेनी चाहिए, तभी जाकर दुनिया चुप रहेगी कि भाई ये हुआ, वो हुआ, व्हाटएवर हुआ। सो अगर बातें ऐसी हो रही है इस समय, मैंने भी देखा वो न्यूज में कि राजनाथ सिंह जी ने कहा कि सिंध इज अवर टेरिटरी, एक्चुअली ऑफ कोर्स इट इज अवर टेरिटरी। और आर्मी से भी ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो ये आसार अच्छे दिख रहे हैं मुझे। सो अभी सिचुएशन क्या है कि पाकिस्तान को यूएस और दूसरे कंट्रीज, तुर्की, सऊदी अरेबिया, ये सब सपोर्ट कर रहे हैं। वो जानते हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में, पाकिस्तानी डिफेंस ऑफेंस में काफ़ी डेफिशिएंसीज है, और उन डेफिशिएंसीज को वो फिल करना चाहते हैं एट द अर्लीस्ट, ताकि जब दूसरी बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो, युद्ध हो, तो पाकिस्तान विल डू मच बेटर। सो द लॉन्गर वी वेट फॉर अ वॉर, द बेटर इट्स गोइंग टू बी फॉर पाकिस्तान। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन सिंदूर 2 अगर हो तो हमारे लिए अच्छा है, और इस बार टेरिटरी शुड चेंज हैंड्स।
यस, टेरिटरी शुड चेंज हैंड्स, इंडियन नेवी शुड गेट इन्वॉल्व्ड, बहुत सारी चीजें जी, बच गई 1.0 में। जी, जी, हालांकि बिल्कुल। वेरी सरप्राइजिंग कि जो सबसे बड़ा काम, अकॉर्डिंग टू मी, द बिगेस्ट थिंग दैट हैपेंड, बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर वाज सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर्स ट्रीटी। जी। उसके तो पाकिस्तान कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ, वो तो अभी ऑलमोस्ट भूल गए सब कि इतना बड़ा हमने स्टेप लिया है जो 1960s से चला आ रहा है, ये द वर्ल्ड्स मोस्ट अनइक्वल ट्रीटी, इंडस वाटर्स ट्रीटी। उसको हमने फाइनली अब्रोगेट किया है, हमने उसको फाइनली कहा है कि हम इसको इसको हम वी विल नो लॉन्गर इम्प्लीमेंट दिस। और उसका डेफिनेटली कुछ इफेक्ट हो रहा होगा पाकिस्तान में। इनिशियली जब हमने ये अनाउंसमेंट किया था उसके बाद सोशल मीडिया में पाकिस्तान से काफी सारे न्यूज रिपोर्ट्स आ रहे थे और वीडियोस आ रहे थे कि कितने हद तक पाकिस्तान में इसका इफेक्ट हो रहा है ऑलरेडी। जो नदियां बंद हो रही है, आई मीन पानी का फ्लो बंद हो रहा था एक्सेट्रा। तो ये डेफिनेटली इट वुड हैव बिकम वर्स नाउ फॉर पाकिस्तान। और ईयर बाय ईयर अगर हम वेट देखेंगे इन द फ्यूचर, इट्स गोइंग टू हैव मोर एंड मोर ऑफ ए बैड इफेक्ट ऑन पाकिस्तान एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। लेकिन अभी इसके बारे में पाकिस्तान बहुत चुप है, अभी कुछ न्यूज नहीं आ रहा है। हमारा मीडिया भी शायद इसको भूल गया है, विच इज ओके। सो ये जो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को हमने अब्रोगेट किया है, इट इज गोइंग टू हैव द इफेक्ट ऑफ स्लोली स्क्वीजिंग पाकिस्तान। कंपाउंडिंग इफेक्ट होने वाला है इसका, एंड इट्स गोइंग टू क्रिएट मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तान इंटरनली, which hopefully sooner or later leads to the breakup of Pakistan, which is very necessary. तो इंडस वाटर ट्रीटी जो इतना बड़ा हमने स्टेप लिया है उसको शायद हम इस समय भूल गए, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन आवर पाकिस्तान पॉलिसी गोइंग फॉरवर्ड। यस, और उसके जो टोटल इफेक्ट जो है वो अभी हमको दिखाई पड़ेंगे ना, जबकि विंटर्स आएगी और इनकी जो विंटर क्रॉप्स, स्पेशली जो सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है व्हीट क्रॉप, उसका टाइम आएगा तब उसका रियल इम्पैक्ट पता चलेगा। वैसे भी 24 to 25 उनका जो फूड प्रोडक्शन था, इट रिड्यूस्ड बाय 11%, और ज़्यादा है। वैसे भी भुखमरी तो होनी है। और वैसे भूखा नंगा पाकिस्तान, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली मिलिट्री को तो जितने रिसोर्सेज़ चाहिए उतने मिल ही जाते हैं। मिल ही जाता है जी। जी हाँ, पाकिस्तानी मिलिट्री इज अ पैरासिटिकल ऑर्गेनिज्म, और पाकिस्तानी पब्लिक जितने भी बुरी परिस्थिति में होगा उससे मिलिट्री को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दे विल कीप ऑन एक्सेसिंग ऑल द रिसोर्सेज, उनको जो भी चाहिए सब कुछ मिलेगा। और अभी उनके साथ ट्रम्प जी है, श्री ट्रम्प, और उनका जो बिजनेस एम्पायर है वो भी पाकिस्तान में काफी बहुत बिग बिग स्केल में इन्वेस्ट कर रहा है। सो पाकिस्तानी मिलिट्री विल बी टेकन केयर ऑफ, उनकी जेबें भरी जाएगी। दे विल सेल ऑफ पाकिस्तान पीस बाय पीस, पाकिस्तान के रिसोर्सेज बेच देंगे ट्रम्प ट्रम्प और उनके फैमिली को। और उसके बदले में उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा, उनको जो भी चाहिए टू कीप ऑन सर्वाइविंग अगेंस्ट इंडिया वो सब मिलेगा। तो दैट्स द सिचुएशन वी आर इन। इवेंचुअली कुछ हुआ पाकिस्तान को तो वो भाग जाएंगे, दे विल गो एंड सेटल डाउन इन द वेस्ट। उनके फैमिलीज तो ऑलरेडी वहां पर है, हुँ, उनके सारे हुँ, बैंक अकाउंट्स वेस्ट में है, यूएस में हुँ। होंगे, लंदन में होंगे, कहीं और होंगे। सो दे विल बी टेकन केयर ऑफ। तो ये सिचुएशन है, एंड हु लूजेस एट द एंड ऑफ द डे, द पाकिस्तानी सिटीजन। सो जल्दी से जल्दी अगर पाकिस्तान का ब्रेकअप हो जाए, इट विल बी बेटर फॉर अस टू वी नीड टू। जैसे पुतिन जी ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है: डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन, डीनाजिफिकेशन ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन शुड नेवर बिकम मेंबर ऑफ नेटो। वैसे हमारे भी कुछ क्लियर कट ऐसे ऐसे कंडीशंस होने चाहिए which needs to be met in the future for Pakistan: the demilitarization of Pakistan, the denuclearization of Pakistan, the de-radicalization of Pakistan, etc. So ये सब हमारे मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, नॉट लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। वी कैनॉट अफोर्ड टू ब्रेकअप ऑफ वेट 10-20 पाकिस्तान years for भी this। एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इट शुड बी मीडियम टर्म नॉट लॉन्ग टर्म। अभी शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। करेक्ट। तो अब आपने ट्रम्प का भी नाम ले लिया, आपने यूक्रेन का भी नाम ले लिया। तो अब आपको यूक्रेन युद्ध में क्या होता दिखाई पड़ रहा है? पीस प्लान तो आ गया और ट्रम्प को पीस प्लान पुश कर रहा है, लेकिन कितना पुश करेगा, या फिर वापस चला जाएगा, या फिर झगड़ा करने लगेगा यूएसएसआर से, उसका कोई भरोसा तो है नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए रिज़ॉल्व नहीं भी होता है, तो कितना टाइम और लगेगा यूएसएसआर को अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में, ख़ास तौर से जो वो डोनियस्क और वो पूरी जो टेरिटरी है? क्योंकि कल मैंने सुना कि उन्होंने ओडेसा पे भी हमला कर दिया। जी, यूक्रेन वॉर काफ़ी काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से एक फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में है, स्लो वॉर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में दिखा है। काफ़ी टाइम से, काफ़ी महीनों से, 2-3 साल, ऑलमोस्ट 2 साल से स्लो प्रोग्रेस चल रहा है उसमें।
मैंने 2022 में ही कहा था कि रशिया विल अचीव इट्स मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, और ये होने ही वाला है। और बीच में इतना सारा प्रोपेगेंडा आया था वेस्ट से कि यूक्रेन इज विनिंग, रशिया के 50 लाख लोग मर गए, और पता नहीं क्या क्या नंबर्स उन्होंने बाहर फेंके थे। पुतिन इज डाइंग, पुतिन हैज कैंसर, ही हैज 3 months टू लिव, पता नहीं, ऑल काइंड्स ऑफ प्रोपेगेंडा वाज थ्रोन आउट। बट रशिया इज ऑन द असेंडेंसी, रशिया इज विनिंग। अभी पुतिन जी ने फॉर वट एवर रीजन स्लो वॉर स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया है। देर इज अ गुड रीजन फॉर दैट। अगर जितना लंबा चलता है यूक्रेन वॉर, उतना ज्यादा यूरोप के रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, because it is Europe which is funding the Ukraine conflict. यूरोप यूक्रेन मिलिट्री को आर्म्स, एम्यूनेशन सब कुछ भेज रहा है, फंड्स भेज रहा है। यूएस नहीं भेज रहा है, यूएस के पास बहुत रिसोर्सेज है, यूएस के पास बहुत सारे डेजर्ट्स में, बोनयार्ड्स में लाखों मिलिट्री व्हीकल्स है, एयरक्राफ्ट है, सब कुछ है, लेकिन वो कुछ नहीं भेज रहा है यूक्रेन को। एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय यूरोप। So the longer the Ukraine war continues, the more is Europe going to be destabilized, and the worse will the European economy perform. तो इसलिए पुतिन जी ने वो अगर चाहते तो पूरा यूक्रेन ले सकते हैं, उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है ये करने की, और उनके पास इतना फायर पावर है कि पूरे यूक्रेन को फ्लैटन कर दे कल। लेकिन ही इज डेलिबरेटली अडॉप्टिंग अ स्लो वॉर स्ट्रेटजी विच मेक्स गुड सेंस फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव। तो अभी सिचुएशन ये है कि डेफिनेटली एटलीस्ट लगभग 1/4 ऑफ यूक्रेन रशिया के हाथ में है। लुहांस्क, दोनेत्स्क टेरिटरीज, क्राइमिया तो 2014 में ही चला गया, और वॉर चल रहा है, स्लो वॉर, और यूक्रेन के आर्म फोर्सेस पूरे डेसिमेट हो चुके हैं। अभी वो वृद्ध लोगों को सर्विस में डाल रहे हैं, बीच में प्रेग्नेंट लेडीज को भी आर्म फोर्सेस में इंडक्ट कर रहे थे। तो बहुत बुरा सिचुएशन है यूक्रेन का। और ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि ये वॉर चलता रहे, क्योंकि जब तक वो वॉर चलेगा तब तक वो पावर में रहेंगे। यूरोप के नेशंस जो है वो भी चाहते हैं कि वॉर चलता रहे। अभी जर्मनी के मिनिस्ट्री, जो भी मिनिस्ट्री, रिलेवेंट मिनिस्ट्री, उनसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि रशिया एक्चुअली वांट्स टू टेक ओवर द होल ऑफ यूरोप, सो दे आर कीपिंग ऑन वॉर मॉन्गरिंग। और अभी कुछ कपल ऑफ मंथ्स पहले अलास्का में समिट हुआ था श्री पुतिन और श्री ट्रंप के बीच में, जहां पर उन्होंने काफी लंबी बातचीत की थी, और उन्होंने डिसाइड किया था कि कुछ महीने में वापस समिट मीटिंग करेंगे एटसेट्रा। और अभी एक पीस प्लान आया है विच एसेंशियली गिव्स रशिया व्हाट kind of it wants, लेकिन there is a lot of pushback from Europe, there's a lot of pushback from Ukraine, but Ukraine has no leverage on this matter. So eventually मुझे लगता है कि ये जो पीस प्लान है, इट इज अ रीजनेबली अभी ड्राफ्ट पीस प्लान है, ड्राफ्ट पीस प्रपोजल है, या सीज फायर प्रपोजल है। आई थिंक रशिया विल वांट सम माइनर चेंजेस हियर एंड देयर, द यूक्रेनियंस विल ओपोज इट टूथ एंड नेल, द यूरोपियंस विल ओपोज इट सिग्निफिकेंटली। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ट्रंप और पुतिन को डिसाइड करना है कि विल वी गो अहेड विद दिस और नॉट। अगर यूरोप बीच में आता है, आड़ा, इफ इट कम्स एंड क्रिएट्स रोड ब्लॉक, देन मे बी ये थोड़ा डिले हो जाए। अगर ज़ेलेंस्की बोलते हैं कि मुझे ये मंजूर नहीं है, तो मे बी ट्रम्प विल हैव टू टेक अ कॉल अबाउट ज़ेलेंस्की। लेकिन मेरे हिसाब से मैक्सिमम 6 to 12 months में एक सीज फायर होने वाला है, एंड द सीज फायर विल बी ऑन रशियाज टर्म्स। रशिया की कुछ शर्तें रहेगी कि यूक्रेन हैज नॉट ओनली टू बी डीमिलिटराइज, मतलब उनका आर्म फोर्सेस पे एक कैप लगना चाहिए, मे बी 65,000, मे बी 100,000, जो भी नंबर उनको चाहिए होगा, वो एक नंबर 1 चीज है। लेकिन दूसरी उनकी नॉन नेगोशिएबल शर्त रहेगी डीनाज़िफिकेशन ऑफ यूक्रेन। मतलब जो भी लोग हैं यूक्रेन में, बहुत लोग हैं ऐसे जो नाज़ी आइडियोलॉजी को वर्शिप करते हैं, नन ऑफ दिस पीपल, उनके साथ क्या होना चाहिए वो तो दे कैन डिसाइड, बट नन ऑफ देम हैव टू बी शुड बी अलाउड टू बी पॉलिटिकली रिलेवेंट। मतलब जो लॉन्ग पेंडिंग इलेक्शंस जब हो गए यूक्रेन में, सो नोबडी विथ एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड विथ नाज़ी आइडियोलॉजी शुड बी अलाउड टू स्टैंड। तो ये सारी शर्तें रशिया की रहेगी, एंड मेरे हिसाब से 6 to 12 months में मैक्सिमम इतने समय में एक सीज फायर तो हो जाएगा। फिर बाद में देखते हैं हाउ लॉन्ग इट लास्ट एटसेट्रा। तो ये जो यूरोप की जो स्ट्रेटजी है, डज इट मेक सेंस टू यू, या यूरोप हैज अ डेथ विश? देखिए, यूरोप की जो स्ट्रेटजी है वो एक्चुअली प्लान बी है यूएस का। ओके, सी यूरोप जो है ये एक इंडिपेंडेंट या सॉवरेन एंटिटी नहीं है। यूरोप मतलब हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न यूरोप की, विच इज एसेंशियली द ईयू एंड नेटो। ये जो राष्ट्र है इन दो ग्रुप्स के अंदर, उनकी हम बात कर रहे हैं। अब इसमें मेजर नेशंस कौन है? इसमें मेजर नेशंस है जर्मनी, फ्रांस एक्सेट्रा, जो मेजर इकोनॉमीज है, मेजर इंडस्ट्रियल पावर्स है, अभी उन रिसेशन में है, व्हाटएवर। सो अगर हम जर्मनी की बात करते हैं, सो जर्मनी इज
जर्मनी इज नॉट अ सॉवरेन नेशन, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन से ही लिखवाया गया है, और जर्मनी इज अंडर परमानेंट यूएस मिलिट्री ऑक्यूपेशन। यूएस मिलिट्री पर्सनल हमेशा जर्मनी में रहते हैं सिंस 1945। सो जर्मनी इज नॉट अ सॉवरेन नेशन। वो अगर कुछ बोलते हैं तो उनके पीछे कोई कोई हाथ है जो उनका उनका उनको पपेटियर कर रहा है। और and when it comes to the EU, once again it is controlled from Washington. So EU and NATO are both controlled from Washington, और उनके जो members statement देते हैं, those statements, the scripts are written from Washington DC. So essentially अगर यूरोप बोल रहा है कि we don't agree with the Ukraine peace proposal etc., so that is the plan B of Washington. Plan A is the peace proposal, plan B is to create this sort of obstacle roadblocks to try and extract concessions from Russia if possible. ये सिचुएशन है। और जो यूरोपियन लीडर्स है, फॉर एग्जांपल कौन है वो लेडी, उर्सुला फॉन डर लेयन, क्या वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है यूरोप की? नहीं, शी इज अ डिक्टेटर ऑफ यूरोप। शी हैज नेवर नॉट बीन इलेक्टेड बाय एनीवन डेमोक्रेटिकली। अगर वो कौन कौन सी दूसरी लेडी, एस्टोनिया के काया कलास, और जो ये सब जो सो कॉल्ड लीडर्स है यूरोप के, दे डोंट actually represent the sentiments and the will of the people of Europe. They are simply puppets. तो ये जो कहते हैं, that is simply the plan B and plan C etc. of Washington DC. So if these people seem to have a death wish, it indicates that Washington wants Europe to become irrelevant. यूरोप को ऑलरेडी डी इंडस्ट्रियलाइज कर रही है। यूरोप के अंदर जो प्लेंटीफुल ऑयल गैस सब कुछ आता था, एनर्जी आती थी। देखिए, अगर आपकी इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी, पावरफुल इकोनॉमी, इट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कोपियस चीप एनर्जी। इकोनॉमी का इंजन क्या होता है? व्हाट ड्राइव्स द इंजन ऑफ इकोनॉमी? इट इज एनर्जी। आपके पास नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन से रशियन गैस आ रहा है और आपने तोड़ दिया। who is it going to affect? It's not going to affect Russia, it's going to affect Germany, it's going to affect Europe. So Europe has gone into a recession. The major economies are doing very poorly. पूरा यूरोप रिसेशन में नहीं है, लेकिन जो मेजर इकोनॉमीज है, फॉर एग्जांपल जर्मनी, उसका परफॉर्मेंस देखिए कितना बुरा है। सो द यूएस इज डी इंडस्ट्रियलाइजिंग यूरोप। दे वांट यूरोप टू समहाउ फॉर सम रीजन बिकम इररिलेवेंट। तो ये हो रहा है, और ये सब जो सो कॉल्ड लीडर्स है वो उसी दिशा में लेके जा रहे हैं। अभी जर्मनी का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो भी मिनिस्ट्री, अभी आज कल उन्होंने ट्वीट किया था कि रशिया इज अ वॉर, एसेंशियली आई एम पैराफ्राइजिंग, कि रशिया इज अ वॉर मॉन्गर, रशिया वांट्स टू मूव ऑन यूरोप एंड टेक ओवर यूरोप, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। So they are ratcheting up the tensions for war, and they are, essentially creating the justification for more militarization of Europe. This is very bad news for the world. अगर आप ऐसे tensions बढ़ाएंगे, so it's going to end up eventually someday in something really bad. तो अभी ये situation है, and it's not good for the world. I know it's not good for the world। और आप देखें तो ये यूरोप की जो है कम से कम 300 साल तो यूरोप के ही थे। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया 1649 to the Second World War, that's nearly 300 years। तो 300 साल का अपना जो उनका रूल था, उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी से गंवाया, अपनी बेवकूफ़ी से। अमेरिका के तो मज़े ही मज़े थे। अमेरिका तो दूर बैठा था कि हाँ, लड़ो, तुम लड़ो, आपस में लड़ो। और लड़ के उन्होंने अपनी ऐसी तैसी कर ली। अभी भी वो लड़ने में तैयार है। मतलब कुछ यूरोप के कुछ, मुझे लगता है जीन्स में ही प्रॉब्लम है क्या? जी सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। यूरोप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन फाइटिंग। देखिए, यूरोप इज अ वेरी ट्राइबलिस्टिक रीजन। हम जिस पीरियड को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं, दोज आर एक्चुअली द यूरोपियन ट्राइबल वॉर्स। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले भी काफी सारे उनके वॉर्स रहे हैं। फ्रॉम 1871 टू 1914 देयर वाज अ पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर इन यूरोप दैट नोबडी अंडरस्टैंड्स और राइट्स अबाउट। देयर वाज The अ Great पीरियड ऑफ Game। कोल्ड वॉर इन यूरोप। Yeah, and all these nations, all these powers in Europe were simply waiting for the first opportunity to go and settle their debts and all that. So they were all waiting. और 1871 में एक आर्टिफिशियल नया राष्ट्र बनाया गया था, which is Germany, जो 1871 से पहले कभी एग्जिस्ट करता नहीं था। जो आयरन चांसलर थे, ओत्तो फॉन बिस्मार्क, उन्होंने इस राष्ट्र को पूरा यूनिफाई किया। ही इज द सरदार पटेल ऑफ जर्मनी एसेंशियली। और उन्होंने कहा था कि I foresee a major catastrophe in 20 years. A couple of years before he died, or around that time, he had said that. And he was absolutely right. The First World War happened, which was a European tribal war. वो समाप्त होने के बाद कुछ लगभग 20 वर्ष लगते हैं for the Second War to start. And it is nothing but a continuation of the same conflict. So the Europeans are inherently
intrinsically tribalistic people. They hate each other. They hate each other to a very large extent. They have all these small little petty animosities and feuds, blood feuds going back centuries. And और 1944-45 में क्या हुआ including the blood feud against the Jews. हाँ, they have been accusing the Jews of blood libel for 2000 years. Jews को कितना persecute किया है उन्होंने, such horrific ways what they've done to the Jews. So there is that also. और फिर क्या होता है कि ब्रिटिश राज कुछ 250 साल तक चला था, the British Empire. The sun never set on the British Empire, but Britain consumed itself in the 20th century. And then what happened, क्या हुआ कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही कीजिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तानी वर्जन ऑफ दैट, बट द एक्चुअल सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एम्पायर, वो लंदन में हुआ करता था. इट सिंपली गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम लंदन UK to Washington DC in North America, and the same entity still rules the world today. So जो British Empire हुआ करता था, it is now simply the US empire. Nothing has changed. The entire infrastructure, everything has remained intact. It has actually been augmented. और आज जो उनके पास 800 से अधिक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मिलिट्री बेसिस है पूरे विश्व में, और जो कुछ भी दूसरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे ट्रेड रूट्स and all that, it is nothing but a continuation of what the British had initially set up. So the US empire is a continuation of the British empire. और US में बैठे बैठे वो बोल रहे हैं कि भाई, if Europe probably has no future. They are actually disintegrating Europe. उसके अंदर वो artificially immigration का problem खड़ा कर रहे हैं, which is becoming a very big problem. UK is finished now. We understand that. 20-30 साल में UK will be finished. It will become Londonistan. और जर्मनी में भी ये सिचुएशन है, फ्रांस में भी ये सिचुएशन है, पूरे यूरोप में वो ये कर रहे हैं. So they want to finish Europe off once and for all, and they will rule the world from North America. ये उनका प्लान है, and that is in action right now. So अभी क्या है कि यूरोप is no longer going to be in the next 20 years going to be a relevant power anywhere in the world, neither geopolitically nor economically. It's going to be East versus West. So it is going to be Washington DC versus China/Moscow. Perhaps India may be relevant if we decide to up our game. और कुछ समय तक लोग RIC की बात कर रहे थे. अभी आप देखिए RIC क्या कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? The way the Chinese are playing the game, the Chinese will never tolerate the ascendancy of India. So ये सिचुएशन है इस समय सर. हाँ, ये तो है, लेकिन जब चाइना को मार पड़ती है तब RIC की बात करने लगता है. हाँ, इट इज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस सर. हाँ, हमारे लिए भी मैटर ऑफ कन्वीनियंस ही होना चाहिए. हमें इसमें क्या है कि वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहती है, हमें उससे फायदा होता है तो हाँ ठीक है, टू दैट एक्सटेंट इट इज ओके. अदरवाइज वी विल आल्सो डी-रिकॉग्नाइज तिब्बत एंड ले क्लेम ऑन शिनजियांग. Yeah, we can do that. It will be a symbolic gesture क्योंकि हमारे पास अभी वो क्षमता नहीं है to actually act on that. लेकिन we can certainly do that symbolically. देखिए, China has to be a matter of concern for us. इसलिए मैं क्यों बोलता हूँ ऐसा? US और China, they disagree on everything. वो हम जानते हैं. हर चीज में they disagree. लेकिन एक क्षेत्र में they agree completely. और वो क्षेत्र है इंडिया, भारत. Neither the US nor China wants the rise of Bharat. Both the US and China will prefer to support Pakistan. Even if Pakistan is in the US pockets, the Chinese will still support Pakistan. Both the US and China want the breakup of India, the fragmentation, the balkanization of India. So US और China दोनों इस बात में सहमत है कि भारत को ऊपर नहीं आने देना चाहिए. अगर चाइना ताइवान के ऊपर आक्रमण करता है, it will be a very big global issue and it will be essentially war between US और चाइना. Definitely युद्ध होगा US और चाइना में, जिसमें साउथ कोरिया भी इन्वॉल्व हो जाएगा और जापान भी इन्वॉल्व हो जाएगा, because they are both controlled by the US. लेकिन अगर चीन अरुणाचल प्रदेश के ऊपर आक्रमण करता है तो US बीच में नहीं आएगा. रूस इस परिस्थिति में नहीं है कि वो बीच में आ सके, और पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और बांग्लादेश भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, और यूएस दूर से कुछ बोलेगा लेकिन बीच में नहीं आएगा. सो आई थिंक देयर इज अ हायर लाइक्लीहुड ऑफ चाइना अटैकिंग इंडिया फर्स्ट rather than attacking Taiwan first. So we will have to be very careful. China हमसे काफी अधिक शक्तिशाली है, लगभग 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली है हमसे. उनकी टेक्नोलॉजी अनप्रूवन है, उनकी मिलिट्री अनप्रूवन है, वो सब हम जानते हैं.
but we cannot afford to take it lightly. So I hope कि Indian government इसके बारे में बहुत ही seriously देख रहा है, सोच रहा है और prepare कर रहा है, because this is an easy victory for Xi Jinping if he imagines it can be a victory for him. So he will be more tempted to go after India than for Taiwan. I keep talking to some senior military China experts, और उनका ये मानना है कि हाँ, वो अगर करेगा तो केवल जो उसकी स्वयं की जो समस्याएं हैं उनसे ध्यान बटाने के लिए करेगा, लेकिन they got a bloody nose. Now they are very careful. और उनकी मिलिट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है, और वो कॉन्सेप्ट्स जो है वो तिब्बत में लड़ ही नहीं सकते, एक बात। दूसरी बात कि उनका जो सारा का सारा जो एयर सिस्टम्स है वो तिब्बत में काफ़ी उनका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है, स्पेशली दी फाइटर प्लेन्स, क्योंकि वो दे आर ऑल एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड्स, और हाई ऑल्टीट्यूड पे उनको वो फुल डिस्टेंस पे उड़ा नहीं सकते, फुल वेट पे उड़ा नहीं सकते। तो उनकी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ हैं वो यहाँ फुल्ली यूज़ तभी कर सकते हैं जबकि अमेरिका उनको कह दे कि भाई तुम ताइवान से बेखबर रहो और हम ताइवान पे कुछ नहीं कर रहे, बिकॉज 70% ऑफ देयर ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज डिप्लॉयड ऑन द ईस्टर्न सीबोर्ड। तो उनका ये मानना है कि इकोनॉमी इनकी बहुत बुरे हालत में है, बहुत बुरे हालत में है, और शी जिनपिंग जो है वो बीच बीच में, शी जिनपिंग की खुद की पॉलिटिकल सिचुएशन भी वहाँ पॉलिट ब्यूरो में वो डाउटफुल है। तो दिमागी खराब हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ऑन अ रैशनल प्लेन they neither have the capacity to invade Taiwan, nor do they have the capacity to invade India. जी, आई कंप्लीटली एग्री विद दिस पॉइंट्स कि काफी सारे इश्यूज है। जी, काफी इश्यूज है, उनके एयरक्राफ्ट का इश्यूज है एटसेट्रा। फिर भी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मेरा यही पॉइंट है। आई एम प्रीटी श्योर दैट वी कैन टेक केयर ऑफ अ बिजनेस, वी कैन टेक केयर ऑफ आवर डिफेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नो क्वेश्चन। And if the Chinese want to go to war with India, they will get a much worse bloody nose this time. Not only altitude का issues है उनको, ताकि because of which they will have to use less weight to take off, but their airfields और सब कुछ पूरी तरह से exposed है in Tibet. So अगर war हो गया तो we can just take everything out with multiple salvos of various kinds of missiles and then make a move. So definitely we have advantages, but we should still not take this lightly. अगर शी जिनपिंग क्योंकि देखिए ये सब था होने के बाद भी और विड्रॉल्स वगैरह होने के बाद भी इंडिया ने अपने जो फोर्स लेवल्स हैं वो ईस्टर्न लद्दाख से कम नहीं किए, ना अरुणाचल से कम किए, नहीं कहीं से कम नहीं किए। दे रिमेन एट द सेम लेवल। सो ओवरऑल सिचुएशन क्या है भारत और चीन के बीच में? इट इज द सेम, कुछ बदला नहीं है। इन्फेंट्री की तो हालत बहुत खराब है ना, वो तो कॉन्स्क्रिप्ट्स है, वो कॉन्स्क्रिप्ट्स को तो लड़ना आता ही नहीं है। इनफैक्ट हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, शायद आपने भी डिस्कस किया हुआ है कि जो एवरेज स्टॉक ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर इज मच बेटर देन एवरेज स्टॉक ऑफ चाइनीज सोल्जर्स। Yeah, no question, and they are also hardier in the high altitudes. और चाइना में एक और प्रॉब्लम है कि सारे के सारे जो बच्चे हैं उनके they are from single child families. अगर किसी लड़के की मृत्यु हो गई तो उनका पूरा 2000-3000 वर्ष का लीनेज खत्म हो जाएगा। So it is a huge tragedy for a single Chinese person to die, and they are all on the front lines. They don't want to die. So these are advantages that we have. So no question that we have advantages. No question that we are fully prepared. But my only point is कि ये अब situation है, we have to be careful. And I don't think we have to repeat this, but we can never trust China. We can trust China to pursue their own self-interests. And as long as Tibet is in Chinese territory, जब तक Tibet उनके हाथ में है, तब तक भारत और चीन के बीच में कोई भी normalization नहीं हो सकता है. The solution to all India-China issues is that China should vacate Tibet. China is in illegal occupation of Tibet. China illegally annexed Tibet in the 1950s. They should undo this wrong move. They should recognize their wrong mistakes, their wrong steps, and they should vacate Tibet if they want peace in Eurasia. अगर वो चले गए Tibet से तो पूरे क्षेत्र में वापस शांति आ सकती है. That's what China needs to do, but obviously they will not want to do it.
So we have to grow, we have to rise, and we have to make them leave eventually. और इस मिक्स में नाउ वी हैव दिस लिटिल पपलू और जोकर कॉल्ड बांग्लादेश हाँ, which keeps talking big without having even 1% of the capacity of पाकिस्तान, जिसको कि वो अपना मेरे ख्याल से अब मानने लगे हैं वापस कि वो ईस्ट पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी क्या तो वो 1% भी नहीं है। जी, बांग्लादेश, see, Bangladesh is not an adversary as such. It is more of a nuisance for India. बांग्लादेश का सबसे बड़ा न्यूसेंस ये है आई एग्री जी, सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है, देयर पॉपुलेशन। हमारे अनफॉर्चुनेटली बॉर्डर्स बहुत पोरस है, और हमने ऑलरेडी पता नहीं कितने करोड़ बांग्लादेशीज को पना दे रखी है भारत के अंदर। दैट इज द 2.5 फ्रंट प्रॉब्लम दैट वी हैव फॉर अस, और दैट इज द इशू, दैट इज द न्यूसेंस फॉर दैट वी फेस फ्रॉम बांग्लादेश। उनके मिलिट्री कैपेबिलिटीज आर नेक्स्ट टू नथिंग। अगर सी हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये एक कॉमन चीज है कि वी लाइक टू उनका बोस्ट अ कोई लॉट। 1,60,000 की उनकी जो मिलिट्री है हाँ। वो यूएन पीस कीपिंग फोर्स के पर्पस से रिक्रूट हुई हुई अच्छा। वो उनका जो है वो मिलिट्री में जाने का सबसे बड़ा इंसेंटिव ये है कि भाई वो मिनिमम 1 और अप टू 3 टेन्योर्स उनको जो है वो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में मिल जाए 5-5 साल के, तो वो उनका जो है वो खर्चा पानी चल जाता है। वो दे आर नॉट लाइक दी पाकिस्तान आर्मी जो कि सारे कॉर्नर प्लॉट्स भी कबाड़ देती है और सारी जितनी पोजीशंस है और सारे पब्लिक सेक्टर सब उनके पास है, वो वाले चीज़ नहीं है। यहाँ पे वो बेचारे जो है वो केवल यूएन पीस कीपिंग फोर्स के असाइनमेंट्स पे ही जिंदा रहते हैं। So that is essentially a police kind of duty, right? It's not really military duties, police peacekeeping duties है, policing work है. So Bangladeshi military, it's nothing for us to worry about. अगर वो कुछ attempt करते हैं तो we can take Rangpur. I think the sooner we expand the Siliguri corridor, the better it is for us. We should also take back the Chittagong region. Sooner or later ये होने वाला है। अभी सिचुएशन ये है कि अमेरिकन ट्रूप्स का प्रेजेंस है बांग्लादेश के अंदर, अमेरिकन ऑफिशियल्स का प्रेजेंस बहुत है बांग्लादेश मिनिमल के है, वो कोई 100-50 टाइप का नहीं, troops है। इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, इट्स द फैक्ट दैट देयर इज अ प्रेजेंस नाउ, जो पहले नहीं हुआ But करता they था। ran away, ना? They went to this. They went for some kind of a combat practice. इसमें ये CHT जो है ना वो चट्टग्राम हिल ट्रैक्स, चट्टग्राम हिल ट्रैक्स में गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे वो मिलिट्री एक्सरसाइज करने गए थे, तो वहाँ पे उनको वहाँ जो उनकी शांति वाहिनी है उसने उनको मार के भगा दिया कहीं। आई डोंट थिंक दे टुक कैजुअल्टीज, लेकिन उनके साथ में जो बांग्लादेशी से उन्होंने उनकी कैजुअल्टीज भी हुई। तो वहां से वो भाग के बताते हैं कि साहब जो कॉक्सस बाजार में उनका जो भी हेलीकॉप्टर वगैरह था उसको लेके सीधे उड़ गए, अच्छा। और उसको लेके और जहां भी जाना था फिर वो चले गए अपने वो जहां से भी जिस बेस से भी आए थे। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और दूसरी बात है कि पाकिस्तानी प्रेजेंस भी अभी बढ़ रहा है बांग्लादेश में। आईएसआई के ऑफिशियल्स जाते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश। सो एसेंशियली लाइक यू से, बांग्लादेश हैज नाउ वंस अगेन रिवर्टेड टू इट्स स्टेटस ऑफ बीइंग ईस्ट पाकिस्तान, which is fine, ठीक है। So we have this two front situation, एक साइड ईस्ट पाकिस्तान है, एक साइड वेस्ट पाकिस्तान है। यूएस और भी डिस्टेबलाइज करना चाहेगा इस रीजन को। एसेंशियली यूएस का अभी क्या क्या पॉलिसी है भारत के प्रति? इट इज अ पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। भारत को कभी कंटेन करना है। भारत शुड नॉट बी एबल टू भारत शुड नॉट हैव गुड नेबर्स इट कैन रिलाई ऑन। सी हिस्टोरिकली बर्मा भी हमारा, आई मीन इट वाज काइंड ऑफ अ न्यूट्रल नेशन। अभी बर्मा को इतना डिस्टेबलाइज किया है कि वहां से अभी सिविल वॉर सिचुएशन भारत के अंदर फ्लड हो रहा है। नॉर्दर्न बर्मा में पूरा सिविल वॉर सिचुएशन है। द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा इज नॉट एबल टू कंट्रोल द रीजन, और वहां पे दे आर होपिंग टू क्रिएट दिस न्यू नेशन, कुकी लैंड फॉर क्राइस्ट, विच इज द रूट कॉज ऑफ द मणिपुर इशू। सो पूरी तरह से भारत को हर तरफ से कंटेन करना चाहते हैं। दैट्स द सिचुएशन। नेपाल में भी अभी रेजिम चेंज हुआ है, एंड so yeah, that's the situation. But overall Bangladesh is nothing but a nuisance for us, and if we want to deal with the situation, we should evict the Bangladeshi
इन्फिल्ट्रेटर्स हु आर इन इंडिया, सबको भेज दो वापस बांग्लादेश। लगभग 10 करोड़ हो सकते हैं पॉसिबली। That will be good for us. That will reduce the burden on our population, on our resources, on our economy, and it will, well, add to the interesting situation in Bangladesh. अभी तो भाग रहे हैं पूरी तरह से। और भागने चाहिए, सब भागने चाहिए। और डेली रिपोर्ट्स आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं कि साहब वो भाग रहे हैं। और बड़े मजे की बात यह है कि बीएसएफ वाले उनको आराम से जाने दे रहे हैं और बीजीबी वाले उनको रोक नहीं रहे कि हाँ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दे वेलकम देम गुड विद गुड ओपन गुड। आर्म्स। ये लार्ज स्केल में होना चाहिए। रोज 1-2 लाख जाने चाहिए, तब जाके कुछ सिचुएशन ठीक होगा। वो खबर यह है कि वो जितने बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं उतने नेपाल की तरफ भी जा रहे हैं। अच्छा, नेपाल की तरफ। वेल, हम्म। दैट्स इंटरेस्टिंग। दैट इज काइंड ऑफ कंसर्निंग एक्चुअली। नेपाल के अंदर जाएंगे तो लॉन्ग टर्म नेपाल प्रॉब्लम के फॉर अस। अंदर उनका ये है कि साहब कि नेपाल में वो दे वांट टू वेट आउट दिस स्टॉर्म। अच्छा, so we should not allow them to go into Nepal via our territory. We should route them towards Bangladesh. जाओ वापस, go back to East Pakistan. यस इट इज दैट। लेकिन वो बिहार बॉर्डर पे इतना सर्वेलेंस है नहीं ना। अच्छा, that's a problem. वो ठीक है। तो ये हमारा बांग्लादेश। और भी है, एक खबरें तो आती रहती हैं काफी, जो है वो मैंने कई बार डिस्कस भी किया है। अच्छा, जैसे वो चिकन नेक के पास वाला एरिया है ना, वहाँ पे जो है वो 3 गैरिसन बना लिए हैं भारत ने। हाँ, रंगपुर एरिया में जी, उसके नॉर्थ में। हाँ, यस। हाँ, वो रंगपुर एरिया में। और दे फ्रीली ऑपरेट विद इन द बांग्लादेश रीजन। तो मैंने बोला था ना कि वो जो चिकन नेक है वो राइनोज नेक ऑलरेडी हो चुका है। आई मीन व्हाट यू एक्चुअली नीड इज कि किसी दिन उसको फॉर्मली डिक्लेयर कर दो। बाकी तो आप जैसे चाहो वैसे वहाँ हो रहा है। बीजीबी तो इज एक्टिंग एज इंडिया सब्सिडियरी फोर्स। Good, as it should be. Yeah. तो मिलिट्री में बांग्लादेश मिलिट्री में और यूनुस में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। थोड़ी बहुत तो खैर मजबूरी में होती ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाँ नहीं है। ये तो दिख रहा है। जी, Yunus essentially is the face. He is the figurehead at the top of the thing. लेकिन essentially बांग्लादेश को रूल कौन कर रहा है? मिलिट्री रूल कर रहा है। शेख हसीना को किसने निकाला? ये मोहम्मद यूनुस ने नहीं निकाला है, उसको स्टूडेंट्स ने नहीं निकाला, उसको मिलिट्री ने निकाला। वो मिलिट्री ने शेख हसीना को 45 मिनट्स की मोहलत दी कि आप 45 मिनट्स में निकलिए, वरना वी कैन नॉट गारंटी योर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। इसके लिए दैट शी हैड टू लीव। So it was a military coup that happened with under the guise of a Gen Z or student or whatever revolution. और फिर यूएस ने ये नोबेल प्राइज विनर साहब को एज अ फिगर हेड बिठा दिया एट द टॉप ऑफ द गवर्नमेंट, एडवाइजर, चीफ एडवाइजर, व्हाटएवर। बट हु इज रियली रूलिंग द कंट्री? इट्स द मिलिट्री। सो ऑब्वियसली उन दोनों में 100% विद इन द मिलिट्री देयर आर डिफरेंसेस ना। जो चीफ है उनका और जो उनका वकारुज़्ज़मान। एडवाइजर है, क्या नाम है उसका, शरीफुल्लाह या क्या नाम है उसका, उनके उनके दोनों में भी नहीं बनती। वेरी अच्छा मेनी थिंग्स। और थोड़ा आप ये म्यांमार में जो सिचुएशन, एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा है बिटवीन चाइना एंड द यूएस, हाउ डू यू लुक एट दैट? जी, उसके कई कारण है। वन ऑफ द डायमेंशंस इज रेयर अर्थ्स। अगर आप नॉर्दर्न म्यांमार में देखेंगे, जो चिन स्टेट रीजन है, बॉर्डर रीजन्स विद यूनान, काचिन एरिया Kachin area, etc., which has a border region with Yunnan, which is a Chinese occupied territory. तो वहां पर border regions में बहुत सारे, you will see on Google Maps, Google Earth में, you will see lots and lots of mines over there, mining activity. That's all rare earth mines. बहुत बड़ा वहां पर एक you could say repository of rare earths which China wants, and all of this mining is done in Burma. All the mines are within Burmese territory, and it is all routed into China. So China is benefiting from this. Abhi, it is not very far from the Indian border also. लगभग 100-150 किलोमीटर होगा हमारे बॉर्डर से। So it's not really very far. तो यूएस चाहता है कि दे शुड कंट्रोल दिस। ये सब चाइना में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज यूएस डजंट हैव रेयर अर्थ, टू मेनी रेयर अर्थ रिजर्व्स, एंड दे डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज। तो वन ऑफ द फैक्टर्स इज रेयर अर्थ्स। इसके लिए नॉर्दर्न बर्मा में पूरा ये chaotic situation है, civil war situation है। The Burmese government doesn't control the region anymore. और अगर आप नॉर्दर्न रीजन में देखेंगे बर्मा में, तो वहां पर कौन सा डेमोग्राफिक है? क्रिश्चियनिटी। देखिए, जिस समय
20वीं शताब्दी में श्री नेहरू जी ने हमारे फार ईस्ट, हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन मिशनरीज को एसेंशियली पूरा रीजन दे दिया था टू कन्वर्ट एवरीबडी टू क्रिश्चियनिटी। उस समय इवन इन नॉर्दर्न बर्मा एटसेट्रा क्रिश्चियन मिशनरीज, बैप्टिस्ट मिशनरीज वेर हार्ड एट वर्क। तो उन्होंने काफी सारा इस रीजन में, not only on our side of the border but on the eastern side of the border also, बहुत सारा उन्होंने Christian conversion activity किया है। And for some reason, like the Japanese wrote about, even the Chinese wrote about, that when people convert to Christianity, they develop extraterritorial loyalties. तो ये situation just है as they Northern do in Burma। Islam. Okay, right. तो ये situation है, इस्लाम की and भी तो these ये people, सिचुएशन है। so I'm not an expert, but yeah, I suppose maybe. तो ये situation है, and these people with the gun and the guitar and the Bible, they are very much aligned with the Baptist ecosystem, which obviously has roots in the United States. So and a lot of the people in this region, Chin region, Kachin region, etc., they are a bunch of tribes that have been given this artificial umbrella name of cookies. Okay, and a bunch of them, अभी इसे 20वीं शताब्दी से लेकर आज तक लाखों कुकीज को आर्टिफिशियली भारत के अंदर घसीटा गया, and they are now occupying more than half of Manipur. तो ये situation है, and so one of the things is rare earths. The second thing is US-China proxy war for not only rare earths but for the future of Burma. And third thing is destabilizing India, creating an artificial nation state, whether it is recognized or not, but a de facto nation state that is outside of the control of the Indian government. For example, बहुत साल तक ये जो माओइस्ट इलाका था, वहां पर इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था। इट वाज लाइक डी फैक्टो ऑक्यूपाइड बाय माओइस्ट्स एंड विदाउट एनी कंट्रोल ऑफ द यूएस, ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो अभी ये ऐसा सिचुएशन करना चाहते हैं मणिपुर, मिजोरम और ये बर्मीज रीजन में, टू क्रिएट an artificial nation kind of thing. So उससे क्या होगा कि देखिए, भारत के बहुत बड़े बड़े प्लान्स थे to create road lines, highways, railway lines into Southeast Asia, maybe all the way to Singapore, maybe through Burma into Thailand, all the way to Singapore, maybe eastwards to Laos. ये सारे plans definitely implement हो सकते हैं। और इंडिया बर्मा फ्रेंडशिप रोड भी बन चुका है, which was supposed to go all the way down south. Now it is all in territory occupied by via More. Yes, exactly, More and Tamu, and then go further. So all of this territory is now occupied by cookies, controlled by cookies, and all these plants are currently on ice. So इससे क्या होता है कि it impedes India's Act East policy. अगर हमारे direct road और railway connections है, we can directly implement whatever is part of the Act East policy. Now we are not able to do that. So ये जो situation खड़ा किया गया है नॉर्दर्न बर्मा में, उससे चाइना को भी प्रॉब्लम हो सकता है, हो रहा है, और पोटेंशियली हो सकता है। इंडिया को तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो रहा है, एंड मे बी बर्मा इटसेल्फ दे वांट टू पार्टीशन एंड क्रिएट इनटू southern part will be remain Buddhist, northern part will be a Christian nation, that sort of thing. तो ये it is not अगर हम इंडियन मीडिया को देखेंगे तो जो सिचुएशन मणिपुर में, उसको बोलेंगे सिविल वॉर हो रहा है बिटवीन द लोकल एथनिक ग्रुप्स। ये सिविल वॉर नहीं है, इट्स अ फॉरेन इन्वेजन ऑफ इंडिया। इट इज बिटवीन फॉरेन इन्वेडर्स एंड द नेटिव्स। So it's a geopolitical issue. It is not a local law and order issue. 1980s और 90s में जब हम कंप्लेन करते थे यूएस को कि कश्मीर में टेररिज्म हो रहा है, तो वो कहते थे कि भाई दिस इज योर लोकल लॉ एंड ऑर्डर इश्यू एंड यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर ओन पीपल। अभी वही सिचुएशन यहाँ पर हो रहा है। So it's all about it's all about encircling India and containing India and also affecting China at the same time. एक तीर से दो निशाने करना चाहते हैं। I think we have discussed this before. पहले हमने ये बात की है कि भाई once we reach the $10 trillion GDP mark, उसके बाद ये लोग कंटेनमेंट वगैरह जो चाह भी रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे। अब हम $5 trillion तक तो पहुंच गए, तो ये $10 trillion तक पहुंचने का ये जो पीरियड है, ये say next 10 years, I think they are going to test us. They will try their best. Absolutely, sir. They will try their best to keep us down, to slow down our growth. And we have to ensure that कुछ भी हो जाए, we have to reach this $10 trillion mark at the earliest. अभी हम लगभग 5 तक पहुंच गए हैं, और हमें पूछना है, we have to ask ourselves this, कि what does India produce that the world needs or the world wants? Because आपको अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो you have to provide value to the world. In exchange for the value, you get money. अभी अगर हम देखेंगे ग्लोबल इकोनॉमी को एंड इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी, हमारा वैल्यू किस प्रकार का वैल्यू है?
we have value as a big market. Everybody wants to export to India and get money from India, which can obviously have benefits for us also, because it gives us leverage in trade deals and all that. The UK has done a trade deal with India. Australia is in process of expanding the trade deal with India. Other nations want a trade deal with India. The US wants a trade deal. But the value that we provide is that of a market. We have to become a manufacturing power. If it doesn't work out, then we have to become a consumption driven economy or something else. Maybe we can become a military economy. One of the ways to increase your GDP rapidly is to become a military power, to become और जो कि to हो रहा create है a अभी massive हमारा जो है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इज डिफेंस इंडस्ट्री Well, इंटरेस्टिंगली exactly. That's the track we are on. Military industrial complex that can significantly boost your economy. आप ships बनाइए, 50 से ज़्यादा ships बन रहे हैं of various kinds. आप arms and ammunition manufacture कीजिए, tanks manufacture कीजिए, 68 aircraft ships बनाइए. to be delivered by 2030. Exactly, which is something we really need. We have to become a maritime nation, a maritime power. Then we will really matter in the world, and we'll be able to control our environment. So by becoming a major military power, by industrializing the military industrial complex, we can significantly grow our economy, our GDP, and there are many other things to do that we can do. Ease of doing business. Both sare, obviously, Mr. Modi and they know better than us. So yeah, the next 10-20 years are going to be really difficult for us. But nothing great is achieved easily, right? You have to go through the hard yards. So हमें ये करना है, and we have to ensure that we stay on track. We have to remain politically stable. We have to ensure there is no change of government, and we have to stay on the right track. If we can do that next 20 years, nobody will be able to stop us. करेक्ट. तो अब एंड में वेयर डू यू थिंक द नेक्स्ट ट्रम्प टैंट्रम विल गो? Next Trump tantrum. That's an interesting question. अभी क्या हो रहा है कि he's trying to wind up the Ukraine conflict. He is bringing his tariffs down on nations like Brazil. He is now on good terms with President Xi Jinping और उनका कुछ agreement हो गया है. मुझे लगता है उसका tantrum हमारी तरफ ही आने वाला है. हुआ चाइना से, उसका रिजल्ट तो अभी तक कुछ आया नहीं. रिजल्ट तो आया नहीं, लेकिन चाइनीज अभी तक कुछ भी नहीं है अलावा इसके कि तो थोड़ा सा जो है वो जो रेयर अर्थ वाले जो शिपमेंट्स थे वो रिलीज कर दिए चाइना ने. इसके अलावा तो और चाइना ने वो रिलीज कर दिए, और चाइना ने अग्री किया कि वो सोय बीन्स खरीदेगी यूएस से. थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, एंड ही हैज ब्रॉट द टैरिफ्स डाउन ऑन चाइना. देखिए, चाइना इज ऑलमोस्ट अ पीयर इकोनॉमी टू द यूएस नाउ. मिलिटरीली दे आर नॉट कंपेरेबल टू द यूएस, बट इकोनॉमिकली दे आर मिलिटरीली तो उनका ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा नुकसान हो गया ना उनके पूरे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को. काफी एक्सपोज हो गए उनका टेक्नोलॉजी. इट परफॉर्म बैडली, एटलीस्ट द एक्सपोर्ट वर्जन्स. सो दैट वाज अ सेटबैक टू चाइना's image, no question about that. But overall, China is an industrial power and it is an economic power. The US is an economic power. It is also an industrial power by proxy because it controls other industries, other industrial nations, and it is the preeminent military power. But economically, they are becoming kind of peers, and the US is willing to accept that. That's why they are talking about the G2, right? They are saying G2 हमें करना है, हमें G2 को convene करना है, and so on. So the US is now toning down its rhetoric on China, bringing the tariffs down. अभी सबसे ज्यादा tariffs किसके ऊपर है? हमारे ऊपर ही है. Yes, हमारे ऊपर है. So I think उनके tantrums हमारे ऊपर ही आएंगे. That's what I imagine. It will not come on Europe. It will not come on Russia. It will be on us, and that is the situation. And we'll have to find a way to deal with this. करेक्ट. तो आइए आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं. सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद. अभिजीत चावड़ा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. जय हिंद, वंदे मातरम.